नमस्ते। आज हम गोता लगा रहे हैं जीवन बीमा की दुनिया में, लेकिन एक अलग नजरिए से। इसके कानूनी पहलू। हम सब पॉलिसी खरीदते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि ये महज कागजात नहीं, बल्कि बाकायदा कानूनी समझौते हैं? हम समझेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872, हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एक बीमा पॉलिसी कैसे एक पक्का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनती है। हमारी बातचीत का आधार है जीवन बीमा अनुबंधों के कानूनी आधारशिला, दस्तावेज के कुछ जरूरी हिस्से। हमारा मकसद इन भारी भरकम लगने वाले कानूनी सिद्धांतों को एकदम आसान बनाना। तो चलिए देखते हैं कि इन बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या छुपा है। सबसे पहले, ये कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध, ये होता क्या है? सुनने में बड़ा कानूनी शब्द लगता है। हाँ, पर इसका मतलब काफी सीधा सा है। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम कहता है कि अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो या ज्यादा पार्टियों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसे कानून लागू करवा सकता है। लागू करवा सकता है? मतलब अगर कोई पार्टी अपना वादा नहीं निभाती तो दूसरी पार्टी अदालत जा सकती है। और बीमा पॉलिसी बिल्कुल यही है। बीमा कंपनी और पॉलिसी लेने वाले के बीच एक कानूनी वादा। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पक्की डील है, समझिए। अच्छा, तो किसी भी डील को कानूनी तौर पर पक्का होने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती होंगी, जैसे कोई चेकलिस्ट होती है। बिल्कुल, एक तरह की चेकलिस्ट ही समझ लीजिए। सबसे पहली चीज है प्रस्ताव और स्वीकृति, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बीमा में क्या होता है, आप यानी पॉलिसी लेने वाले एक फॉर्म भरकर बीमा कंपनी को प्रस्ताव देते हैं कि भाई मुझे ये पॉलिसी चाहिए। हाँ, ये तो करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। फिर कंपनी उसे देखती है और हाँ या ना कहती है। सही। अगर कंपनी आपके प्रस्ताव को जस का तस मान लेती है तो ये हुई स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। लेकिन मान लीजिए कंपनी कहती है ठीक है, पॉलिसी देंगे पर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा, या ये वाली बीमारी कवर नहीं होगी। अच्छा, तो ये सीधी स्वीकृति नहीं हुई, ये बन गया एक काउंटर ऑफर, मतलब कंपनी की तरफ से एक नया प्रस्ताव। ओके। अब गेंद आपके पाले में है, आप इस नए प्रस्ताव को माने या न माने। जब दोनों पक्ष एक ही बात पर राजी हो जाते हैं, तब जाकर समझौता पक्का होता है। और जो पॉलिसी बॉन्ड मिलता है ना, वो इसी समझौते का पक्का सबूत होता है। समझ गया। मतलब सिर्फ हाँ कहना काफी नहीं कि इस बात पर हाँ हुई, ये भी जरूरी है। अब दूसरी शर्त क्या है? आपने कहा था प्रतिफल, कंसिडरेशन। ये क्या चीज है? प्रतिफल का आसान मतलब है लेन देन। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक दो तरफा रास्ता है, दोनों पार्टियों को कुछ मिलना चाहिए। हाँ, कुछ वैल्यू एक्सचेंज। बिल्कुल। आप पॉलिसी क्यों लेते हैं? क्योंकि बीमा कंपनी वादा करती है कि अगर आपको कुछ हो गया, मतलब जो भी घटना पॉलिसी में कवर है, तो वो आपके परिवार को या आपको पैसे देगी। ये कंपनी का वादा, ये आपके लिए प्रतिफल है। ठीक। और कंपनी पॉलिसी क्यों देती है? क्योंकि आप उन्हें नियमित रूप से प्रीमियम भरते हैं। ये प्रीमियम कंपनी के लिए प्रतिफल है। अच्छा। अगर ये लेन देन नहीं है तो वो सिर्फ एक खोखला वादा रह जाएगा, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, लेन देन भी हो गया। तीसरा पॉइंट था पार्टियों के बीच सहमति, एग्रीमेंट। और एक भारी सा शब्द आपने इस्तेमाल किया, कंसेंसस एड आइडम। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ही बात पर एक ही तरीके से सहमत होना। मीटिंग ऑफ माइंड्स जिसे कहते हैं। यानी आप और बीमा कंपनी दोनों कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को एक जैसा समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे कितना कवर मिलेगा, कब तक मिलेगा, किन सूरतों में पैसा मिलेगा, प्रीमियम कितना होगा, इन सब बातों पर दिमाग एकदम साफ होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक्सीडेंट कवर मिल रहा है और कंपनी सिर्फ बीमारी कवर दे रही है, तो यहाँ कंसेंसस एड आइडम है ही नहीं, मतलब असल में कोई समझौता हुआ ही नहीं। तुम अगर फ्री गाने पे नाच रहे हो, समझ गया। अच्छा, इसके बाद आता है स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। यानी हाँ तो कह दी, पर क्या वो हाँ अपनी मर्जी से थी? बिल्कुल यही। कानून कहता है कि सहमति दिल से और बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बंदूक दिखाकर साइन करवा लिए। हाँ, वो तो जबरदस्ती हुई। हाँ, उसे कहते हैं कोऑर्जन, यानी जबरदस्ती। या किसी ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव डाला हो, या सरासर झूठ बोलकर फ्रॉड, धोखाधड़ी की हो। या गलत जानकारी देकर मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी की हो, या फिर किसी बड़ी गलती, मिस्टेक की वजह से हाँ कहलवा ली हो। और अगर सहमति इनमें से किसी गड़बड़ तरीके से ली गई हो, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? क्या वो रद्द माना जाएगा? ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने योग्य हो जाता है, वॉइडेबल। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप रद्द हो गया। अच्छा।
बल्कि जिस पार्टी के साथ जबरदस्ती या धोखा हुआ है यानी पीड़ित पक्ष, उसके पास ऑप्शन होता है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखे या उसे रद्द करवा दे। फैसला उसका होता है। अच्छा, यानी पीड़ित पार्टी के हाथ में कंट्रोल रहता है। अगला पॉइंट है पार्टियों की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ये सुनकर तो लगता है कि क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए व्यक्ति का सक्षम होना जरूरी है। इसके मोटे तौर पर 3 मतलब हैं। क्या है वो? पहला, वो वयस्क हो यानी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का, मेजॉरिटी एज। दूसरा, उसका दिमाग स्वस्थ हो, साउंड माइंड, मतलब वो समझ सके कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसके क्या नतीजे होंगे। और तीसरा, उसे कानून ने कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य न ठहराया हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जैसे एक नाबालिग मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा, वो खुद से बीमा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, उसके माता पिता या गार्डियन उसके नाम पर पॉलिसी ले सकते हैं, पर बच्चा सीधे पार्टी नहीं बन सकता। ये तो जरूरी बात है, खासकर बच्चों के लिए पॉलिसी लेते समय ध्यान रखने वाली। और आखिरी शर्त है वैधता, लीगैलिटी, मतलब काम गैर कानूनी ना हो। जाहिर है, आप किसी गलत काम जैसे चोरी करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो तो अवैध होगा। बिल्कुल, ऐसा कोई भी समझौता शुरू से ही बेकार माना जाता है, वॉइड। बीमा का मकसद तो अच्छा और कानूनी होता है ना, जैसे किसी की जान जाने पर परिवार को आर्थिक सहारा देना या गाड़ी चोरी होने पर नुकसान की भरपाई करना। सही, तो बीमा कॉन्ट्रैक्ट इस शर्त पर हमेशा खरा उतरता है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो बातें जो लगभग हर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए होती हैं। लेकिन सुना है बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ अपनी खास बातें भी होती हैं, जैसे ये उबरीमा फाइट्स या परम सद्भाव, सुनने में बड़ा आदर्शवादी लगता है। आदर्शवादी लगता है, पर ये बीमा की नींव है। उबरीमा फिडाइड्स या परम सद्भाव का मतलब है पूरी ईमानदारी। और उससे भी बढ़कर? उससे भी बढ़कर मतलब आम कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि आप झूठ ना बोले, लेकिन बीमा में दोनों पार्टियों, पॉलिसी लेने वाले और बीमा कंपनी पर यह जिम्मेदारी है कि वो खुद से बिना पूछे भी वो सारी जरूरी बातें पूरी सच्चाई और विस्तार से बताएं जो प्रस्तावित जोखिम मतलब रिस्क से जुड़ी हैं। अरे, मतलब सिर्फ पूछे गए सवालों का सच जवाब देना काफी नहीं, जो नहीं पूछा पर जरूरी है वो भी बताना होगा। ये तो चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, यही बीमा को खास बनाता है। ये एक सकारात्मक कर्तव्य है, एक पॉजिटिव ड्यूटी है सच बताने का। अगर आप कोई जरूरी बात छुपा लेते हैं, भले ही आपसे पूछा नहीं गया था, तो भी यह परम सद्भाव का उल्लंघन माना जा सकता है। और उसका नतीजा? नतीजा ये कि दूसरी पार्टी, आमतौर पर बीमा कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट को बाद में रद्द कर सकती है। सिद्धांत ये है कि बीमा भरोसे पर टिका है और किसी को भी जानकारी छुपाकर फायदा उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बकरी, जरूरी बात या महत्वपूर्ण तथ्य, मटीरियल फैक्ट क्या है? क्या मुझे ये भी बताना होगा कि मुझे सुबह उठने में आलस आता है? नहीं, इतनी भी जरूरत नहीं। महत्वपूर्ण तथ्य वो जानकारी है जो बीमा कंपनी के अंडरराइटर के फैसले पर असर डाल सकती हो। अंडरराइटर मतलब वो व्यक्ति जो जोखिम का आकलन करता हो। ओके। मतलब ऐसी बात जिसे जानकर शायद अंडरराइटर पॉलिसी देने से ही मना कर दे, या ज्यादा प्रीमियम मांगे, या कुछ खास शर्तें लगा दे। कोई उदाहरण देंगे? जैसे अगर आप जीवन बीमा ले रहे हैं और आपको पहले से दिल की कोई गंभीर बीमारी या कैंसर है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। या अगर आप अपनी दुकान का बीमा करवा रहे हैं और वहां आप पटाखे जैसी ज्वलनशील चीजें रखते हैं, तो ये बताना जरूरी है। मूल सवाल ये है, क्या ये जानकारी जानने के बाद बीमा कंपनी का फैसला बदल सकता था? और ये कौन तय करेगा कि कोई बात महत्वपूर्ण थी या नहीं? अगर मुझे लगे कि जरूरी नहीं पर कंपनी को लगे कि थी, तब? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए, हर केस अलग होता है। कोई एक नियम नहीं है जो हर जगह लागू हो। अगर कोई विवाद होता है तो आखिर में अदालत तय करती है कि छुपाई गई बात वाकई महत्वपूर्ण थी या नहीं, और क्या उसे छुपाने से बीमा कंपनी के फैसले पर असर पड़ा। क्या ऐसी भी कुछ बातें हैं जिन्हें बताना जरूरी नहीं जब तक कि कंपनी सीधे सीधे ना पूछे? हाँ, कुछ अपवाद हैं। जैसे अच्छा। पहली बात, ऐसी बातें जो जोखिम को कम करती हों, जैसे घर में फायर अलार्म लगा है। दूसरा, वो बातें जो आपको खुद ही नहीं पता। मतलब? मान लीजिए पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई अंदरूनी बीमारी हो जिसका आपको पता ही ना हो, तो वो आप कैसे बताएंगे? हाँ, सही बात है। तीसरा, वो बातें जो कंपनी थोड़ी मेहनत करके खुद भी पता लगा सकती है या जो आम जानकारी हो। चौथा, कानून से जुड़ी बातें, क्योंकि माना जाता है कि सबको देश का कानून पता है,
Right. और 5वां, अगर कंपनी ने कोई अधूरा जवाब स्वीकार कर लिया और आगे सवाल नहीं पूछे तो बाद में वो उस जानकारी की कमी का मुद्दा नहीं बना सकती। जीवन बीमा में ये सब बताने की जिम्मेदारी कब तक रहती है? पॉलिसी शुरू होने के बाद भी कुछ बताना पड़ता है? नहीं, ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रस्ताव देने से लेकर पॉलिसी जारी होने तक की पूरी बातचीत के दौरान रहती है। एक बार पॉलिसी बन गई, उसके बाद अगर कोई नई बात सामने आती है, जैसे आपको कोई नई बीमारी हो जाती है, तो आमतौर पर उसे बताने की जरूरत नहीं होती जब तक कि पॉलिसी की शर्तों में ऐसा कुछ खास लिखा ना हो। और अगर कोई इस परम सद्भाव को तोड़ दे, यानी या तो जरूरी बात बता ही नहीं या गलत बता दे, तब क्या होता है? इसे कहते हैं परम सद्भाव का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और ये 2 तरह से हो सकता है। कौन कौन से? पहला है गैर प्रकटीकरण, नॉन डिस्क्लोजर, मतलब जरूरी बात बताना ही नहीं, ये अनजाने में हो सकता है। इनोसेंट नॉन डिस्क्लोजर। हाँ, शायद आपको लगा कि बात जरूरी नहीं थी, या फिर जानबूझकर छुपाया जा सकता है, जिसे छिपाव या कंसीलमेंट कहते हैं, और इसमें धोखा देने का इरादा होता है। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा है गलत बयानी, मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत जानकारी देना। ये भी अनजाने में हो सकता है। इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए आपने अपनी उम्र गलती से गलत लिख दी, या फिर जानबूझकर झूठ बोला जा सकता है। फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, जैसे अपनी कोई पुरानी बीमारी जानबूझकर छुपाई और कहा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अनजाने और जानबूझकर, इसमें तो बड़ा फर्क है। तो क्या नतीजा भी अलग अलग होता है कानूनी तौर पर? हाँ, बिल्कुल। अगर ये साबित हो जाए कि जानकारी जानबूझकर धोखा देने के इरादे से छुपाई गई थी, कंसीलमेंट, या जानबूझकर झूठ बोला गया था, फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, तो बीमा कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर शून्य हो जाता है, वॉइड। वॉइड मतलब कानून की नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं। प्रीमियम भी जब्त हो सकता है, लेकिन अगर गलती अनजाने में हुई थी, इनोसेंट नॉन डिस्क्लोजर या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने योग्य होता है, वॉइडेबल। अच्छा, वॉइडेबल। हाँ, बीमा कंपनी चाहे तो उसे रद्द कर सकती है, या शायद शर्तों में बदलाव करके जारी भी रख सकती है। यहाँ इरादा बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं, बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अक्सर सुनते हैं कि यही वो चीज है जो बीमा को जुए से अलग करती है। ये कैसे काम करता है? क्या मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी का बीमा करवा सकता हूँ? नहीं, आप अपने पड़ोसी की गाड़ी का बीमा नहीं करवा सकते, क्योंकि उस गाड़ी के रहने या ना रहने से आपको सीधे तौर पर कोई माली नुकसान, मतलब कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। यही है बीमा योग्य हित का सार। अच्छा, जुए में आप किसी ऐसी चीज पर शर्त लगाते हैं जिससे आपका पहले कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ जीतने या हारने के लिए। लेकिन बीमा में आप उसी चीज का बीमा करवा सकते हैं जिसके सुरक्षित रहने में आपका अपना पैसा या हित जुड़ा हो। जैसे मेरा अपना घर, मेरी गाड़ी, मेरी अपनी जिंदगी, या मेरे परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी। बिल्कुल। अगर इन चीजों को नुकसान पहुंचता है तो आपको सीधा वित्तीय नुकसान होगा। बीमा उसी संभावित नुकसान से बचाने का तरीका है, न कि हवा में पैसा कमाने का। अगर बीमा योग्य हित नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक शर्त या जुआ माना जाएगा और कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। स्रोत में एक बारीक फर्क बताया गया है, बीमा का विषय सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस और बीमा अनुबंध का विषय सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझिए, जब आप अपनी कार का बीमा कराते हैं तो बीमा का विषय आपकी वो कार है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट। हाँ, कार। लेकिन बीमा कंपनी सीधे आपकी कार की मालिक नहीं बनती या उसकी गारंटी नहीं लेती। अनुबंध का विषय असल में उस कार के सलामत रहने में आपका जो पैसों का हित जुड़ा है वो है, योर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ओके। बीमा पॉलिसी उस हित को सुरक्षित करती है, यानी अगर कार को कुछ हो गया तो आपको जो वित्तीय नुकसान होगा पॉलिसी उसकी भरपाई करती है। तो बीमा सीधे चीज का नहीं, उसमें आपके हित का होता है। अब समझा। तो कंपनी मेरी कार को नहीं बल्कि कार को कुछ होने पर मेरे होने वाले नुकसान के जोखिम को कवर कर रही है। ये बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? पॉलिसी लेते समय या दावा करते समय या दोनों टाइम? ये बीमा के प्रकार पर निर्भर करता है। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित पॉलिसी लेते समय होना जरूरी है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। अच्छा, सिर्फ लेते समय? हाँ, जैसे पति पत्नी एक दूसरे का बीमा ले सकते हैं क्योंकि लेते समय उनमें हित होता है। बाद में अगर रिश्ता बदल भी जाए तो भी पॉलिसी चलती रहती है।
लेकिन सामान्य बीमा जैसे कार, मकान, फैक्ट्री का बीमा, उसमें क्या? उसमें बीमा योग्य हित पॉलिसी लेते समय और दावा करते समय दोनों वक्त मौजूद होना चाहिए। एट इंसेप्शन एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, जैसे समुद्री बीमा। अच्छा, दोनों टाइम। हाँ, मतलब अगर आपने अपनी कार बेच दी तो अब आपका उसमें कोई बीमा योग्य हित नहीं रहा। भले ही पॉलिसी अभी चल रही हो, आप उसके नुकसान का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी साफ हो गया। अब एक और सिद्धांत है, निकटतम कारण, प्रॉक्सिमेट कॉज या कॉजा प्रॉक्सिमा। ये सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। हाँ, कुछ हद तक है भी। जब कोई नुकसान होता है तो उसके पीछे कई घटनाएं हो सकती हैं, एक चेन ऑफ इवेंट्स। निकटतम कारण का सिद्धांत ये पता लगाने की कोशिश करता है कि नुकसान का असली और सबसे प्रभावी कारण क्या था। प्रभावी कारण? हाँ, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरी घटनाओं की लड़ी शुरू की, जिसके आखिरी में नुकसान हुआ, और क्या वो कारण पॉलिसी में कवर किए गए जोखिमों में से एक था। ये जरूरी नहीं कि ये समय के हिसाब से सबसे नजदीकी कारण हो। कोई आसान सा उदाहरण देंगे? जरूर। मान लीजिए एक दुकान में पहले बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ये पॉलिसी में कवर है। ठीक। आग बुझाने के लिए पानी डाला गया, जिससे दुकान का माल पानी से खराब हो गया। मान लीजिए पानी से होने वाला नुकसान सीधे कवर नहीं है। ओके। यहाँ नुकसान का निकटतम कारण आग को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी ने घटनाओं की शुरुआत की। पानी से हुआ नुकसान आग का सीधा नतीजा था, इसलिए आग कवर होने की वजह से पानी से हुए नुकसान का क्लेम भी मिल सकता है। अच्छा। तो निकटतम कारण वो सक्रिय और प्रभावी कारण है, एक्टिव एंड इफिशिएंट कॉज, जो बिना किसी बाहरी दखल के घटनाओं की चेन शुरू करके नतीजा लाता है। बाकी कारण दूर के कारण, रिमोट कॉजेज माने जाते हैं। तो क्या ये जासूसी जीवन बीमा में भी करनी पड़ती है? मौत का निकटतम कारण ढूंढना पड़ता है? आम तौर पर नहीं। जीवन बीमा में पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पैसा मिलता है, और मौत कैसे हुई ये ज्यादातर मायने नहीं रखता। कुछ खास शर्तों, जैसे आत्महत्या क्लॉज को छोड़कर, मौत बीमारी से हो या एक्सीडेंट से, कंपनी को भुगतान करना होता है। तो फिर ये सिद्धांत जीवन बीमा में कम काम आता है? कोई सिचुएशन है? हाँ, एक मुख्य स्थिति है। कई लोग जीवन बीमा पॉलिसी के साथ एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका मतलब है कि अगर मौत दुर्घटना से होती है तो नॉमिनी को मूल बीमा राशि के अलावा कुछ अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा। अब यहाँ बीमा कंपनी को ये पता लगाना पड़ता है कि मौत वाकई दुर्घटना की वजह से हुई या किसी बीमारी की वजह से हुई, जो शायद दुर्घटना जैसी लगी हो। अच्छा, यहाँ जरूरत पड़ती है। हाँ, इस स्थिति में निकटतम कारण का सिद्धांत लागू होता है, ये तय करने के लिए कि वो अतिरिक्त पैसा दिया जाए या नहीं। अच्छा, तो राइडर्स के मामले में ये जरूरी हो जाता है। एक आखिरी बात बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कही जाती है कि ये आसंजन अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन। ये क्या मतलब हुआ? चिपक जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट? चिपक जाने वाला तो नहीं, पर कुछ वैसा ही समझ लीजिए। आसंजन अनुबंध का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर एक पार्टी, यहाँ बीमा कंपनी, पहले से तैयार करके रखती है अपनी स्टैंडर्ड शर्तों के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल। दूसरी पार्टी यानी आप, पॉलिसी धारक, के पास इन शर्तों पर मोलभाव करने की गुंजाइश न के बराबर होती है। आपके पास ज्यादातर दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप इन शर्तों को मानकर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाएं, अडहेयर करें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट न लें। ये टेक इट और लीव इट जैसा होता है। ये तो सुनने में थोड़ा एक तरफा लगता है। क्या पॉलिसी लेने वाले के पास कोई बचाव नहीं? फिर तो कंपनी कुछ भी लिख सकती है, और बहुत जरूरी बचाव है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा हो सकते हैं। इसीलिए कानून और बीमा नियामक IRDAI ने पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए फ्री लुक पीरियड का इंतजाम किया है। फ्री लुक पीरियड, ये क्या होता है? जब आपको पॉलिसी के कागजात मिलते हैं ना, पॉलिसी बॉन्ड, तो उसके बाद आपको आमतौर पर 15 दिनों का समय मिलता है। कभी कभी ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, जैसे ऑनलाइन पॉलिसी में 15 दिन। हाँ, इस 15 दिन की अवधि में आप आराम से पॉलिसी की सारी शर्तें, नियम, फायदे, नुकसान सब कुछ पढ़ और समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके लिए सही नहीं है या आप किसी शर्त से सहमत नहीं हैं, तो आप इन 15 दिनों के अंदर पॉलिसी को रद्द करवा सकते हैं। और रद्द करवाने पे क्या होता है?
प्रीमियम का पैसा वापस मिलता है? हाँ, आपको बस बीमा कंपनी को लिखित में बताना होता है कि आप फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी रद्द करना चाहते हैं। कंपनी आपका भरा हुआ प्रीमियम वापस कर देगी। पूरा? लगभग पूरा। वो इसमें से कुछ मामूली खर्चे काट सकती है, जैसे अगर कोई मेडिकल टेस्ट हुआ हो उसका खर्च, स्टैम्प ड्यूटी का खर्च, और जितने दिन पॉलिसी लागू रही, मतलब रिस्क कवर रहा, उतने दिनों का एक प्रो राटा प्रीमियम। लेकिन ये पॉलिसी धारक के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये उसे बिना किसी बड़े नुकसान के सोच समझ कर लिए गए फैसले से पीछे हटने का मौका देता है। तो कुल मिला के बीमा पॉलिसी लेना सिर्फ फॉर्म भरने और प्रीमियम देने जितना सीधा नहीं है। ये एक बाकायदा कानूनी समझौता है जिसमें प्रस्ताव, स्वीकृति, लेन-देन यानी प्रतिफल, आपसी सहमति, स्वतंत्र सहमति, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता और कानूनी मकसद, ये सब होना जरूरी है। बिल्कुल। और इसके ऊपर बीमा की अपनी खास परतें हैं, जैसे परम सद्भाव का सिद्धांत जो पूरी ईमानदारी मांगता है, बल्कि बिना पूछे भी सच बताने को कहता है। हाँ, वो उबरीमा फायदेस। फिर बीमा योग्य हित का होना जो इसे जुए से अलग करता है, और कभी-कभी निकटतम कारण का सिद्धांत भी काम आता है, खासकर राइडर्स में। और हाँ, आसानजन अनुबंध वाली बात को फ्री लुक पीरियड जैसे उपाय संतुलित करते हैं। बिल्कुल सही। आज की बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, बीमा के मामले में पारदर्शिता और ईमानदारी दोनों तरफ से बहुत जरूरी है, चाहे आप पॉलिसी ले रहे हों या क्लेम कर रहे हों। निश्चित रूप से। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि जब कोई जानबूझकर धोखा देने के इरादे से सच छुपाता है, फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट, और जब कोई अनजाने में गलत जानकारी दे देता है, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, तो कानून के नतीजे अलग होते हैं। हाँ, एक वॉइड हो जाता है, दूसरा वॉइडेबल। सही। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ नियत का सवाल है, या इसके पीछे न्याय, निष्पक्षता और जोखिम को सही ढंग से बांटने जैसे गहरे कानूनी और नैतिक सिद्धांत काम करते हैं? इस पर सोचने से शायद बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स को और बेहतर समझा जा सके।